साथियों, आपके लिए हम 100 हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर लाए हैं पूरे बुक से, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, यह जो प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक के सभी प्रश्नों को देखते हैं। यह पार्ट 1 होने वाला है साथियों। आगे क्लास में हम आगे प्रश्नों का बहुत सारे प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए मैं बेस्ट चैनल है। ठीक है साथियों, देखिए पहला नंबर आपके लिए प्रश्न हम लाए हैं साथियों। लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलाना क्या कहता था। ठीक है साथियों, क्या कहता था तुर्की मौलाना, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए मौलाना कहिए चाहे मौलवी कहिए, मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित थे। क्या कहता था साथियों, जर्मन वाले बड़े पंडित थे, चाहे बड़े पंडित है, वे वेद पढ़ के विमान चलाने की विधा जान गए हैं। ठीक है, वेद पढ़ के साथियों विमान चलाने की विधा वे जान गए हैं। गौ नहीं मारते। यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जाता है साथियों कि जो मौलवी था साथियों, मौलवी जर्मन के बारे में क्या कहता था, तो गौ नहीं मारते थे, वह विमान चलाने सीख गए हैं। क्या पढ़कर साथियों, तो वेद पढ़कर। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में साथियों, हिंदुस्तान में कौन आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो आपको बताना होगा साथियों, जर्मन आ जाएगा। ठीक है, मंडी में बनियों को कहता था कि डाक खाने में से रुपए निकालो, सरकार राज्य जाने वाला। ठीक है साथियों, देखिए कितनी हंसने वाली बात है। कहता था कि मंडी से बने से क्या कहता था कि क्या अपने पैसे निकाल ले बैंक में से, नहीं तो सरकार का राज्य क्या हो रहा है, जाने वाला है। ठीक है, तो ये बातें क्या कहता है साथियों, मौलवी कहता था। ठीक है, आपको लिख देना एग्जाम में, कहिए बिल्कुल हम लिख देंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए 2 नंबर क्या प्रश्न है। देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों, जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए साथियों, जयप्रकाश जो नारायण थे, चाहे जयप्रकाश बाबू, यह कम्युनिस्ट थे। ठीक है साथियों, कम्युनिस्ट थे, फिर भी यह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न हुए, उसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए साथियों हमने आंसर लिखा है कि गुलाम देश के नागरिकों को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो देखिए काफ़ी अच्छा लाइन लिखा गया है। तो जो भी देश गुलाम है साथियों, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसे आज़ाद होना चाहिए, उसे बाहरी झंझट से छोड़कर उसे क्या मेन फोकस करना चाहिए, क्या साथियों, अपने आज़ादी पर। ठीक है, उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन करने में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी। ठीक है, कांग्रेस जो साथी जो पार्टी था वो क्या स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ने के लिए आगे था। ठीक है, मैंने वही अग्रणी भूमिका थी, इसलिए जयप्रकाश नारायण भी कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ से हमें मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वह उस समय जो था कांग्रेस साथियों, वह अग्रणी भूमिका था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। ठीक है, जो कम्युनिस्ट था ऐसा नहीं था, इसलिए वो कम्युनिस्ट में नहीं गए। ठीक है, कम्युनिस्टवादी होते हुए भी है। ठीक है साथियों, समझ गए। इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिख देना होगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्या प्रश्न है साथियों। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो देखिए कवि जो यह किस चैप्टर से लिया गया साथियों, जायसी लिया गया। ठीक है, जायसी जो लिखा है साथियों कड़बक चैप्टर, वहाँ से लिया गया, क्योंकि जायसी जो ऐसे कवि है साथियों वो आँख से अंधे है। ठीक है, जायसी आँख से अंधे हैं। जायसी दर्पण की तुलना क्यों करते हैं अपनी आँख को। ठीक है साथियों, तो देखिए वो क्या कहते हैं साथियों, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है। किस लिए की है साथियों, तो देखिए जिस तरह दर्पण निर्मल होता है वह व्यक्ति का वास्तविक रूप दिखाता है। ठीक है साथियों, देखिए आप दर्पण के सामने खड़ा होकर जाएंगे तो आप जैसे रहेंगे वैसा दिखाएगा। ठीक है साथियों, आप जैसे जाएंगे वैसा दिखाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कवि अपनी आँख को निर्मलता के कारण दर्पण बताते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी अपनी आँख को दर्पण इसलिए बताते हैं, क्यों बताते हैं, क्योंकि वह भी कहते हैं कि मेरा जो आँख है साथियों वह दर्पण की तरह क्या निर्मल है, जो आँख दिखता है वही वो क्या बोलता है। ठीक है, यही बताना चाहते हैं जायसी। ठीक है साथियों, आप लिख देंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए आपको प्रश्न का उत्तर एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है साथियों, तभी आपको नंबर मिलेगा। और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, देखिए पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए कलंक का अर्थ होता है साथियों कोयला, और कंचन का अर्थ होता है साथियों क्या सोना। ठीक है साथियों, कंचन का अर्थ है क्या सोना। ठीक है, तो देखिए इसका लिख देना साथियों उत्तर आपको लिखना। कलंक का अर्थ होता है कोयला, कांच का अर्थ होता है कच्चा सोना,
कांच का अर्थ क्या होता है साथियों, तो कांच का अर्थ होता है कच्चा सोना, ठीक है, कच्चा सोना अर्थ होता है इसका, ठीक है। और कंचन का अर्थ होता है तपा हुआ शुद्ध सोना, ठीक है। और कंचन का अर्थ क्या होता है साथियों, तपा हुआ शुद्ध सोना। जिस प्रकार कच्चा सोना कोयले की ताप में तप कर शुद्ध शुद्ध रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब शुद्ध शुद्ध रूप साथियों क्या वह ले लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी संघर्ष की आग में तप कर महान बन जाता है, ठीक है साथियों, महान बन जाता है, ठीक है। आपको भी साथियों ड्रीम अपने पूरा करना है तो आपको तपना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है साथियों। साथियों इस तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है, ठीक है। देखिए अगला क्या प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया हमसे विषय कि तुलसी तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं। तो देखिए तुलसी जो साथियों वह सीता माता से क्या सहायता मांगते हैं, तो मांगते हैं कि तुलसी ने अपनी जीवन में कठिनाइयों का याद दिलाने के लिए माँ सीता की सहायता मांगते हैं। तो देखिए यह क्यों मांगते हैं, क्योंकि अब जो अपने जीवन में कठिनाई चल रही है तुलसी के जीवन में, वह भगवान प्रभु राम को बताना चाहते हैं। इसलिए साथियों यह क्या करते हैं, सीता माता की सहायता लेते हैं ताकि वे मेरी बिगड़ी हुई काम को क्या साथियों बना दे, ठीक है। इसलिए साथियों किसकी सहायता लेते हैं, सीता माता की सहायता लेते हैं तुलसी जी, समझ गए। इस तरह आपको क्या आंसर लिख देना है, और आपको चिंता नहीं करना है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा साथियों, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है साथियों, लिखा गया है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो देखिए बुद्ध जो साथियों क्या थे, आप बुद्ध के बारे में तो जरूर सुने होंगे। बुद्ध साथियों जो क्या थे, वो भिक्षुणी का क्या एक धर्म चलाए थे, ठीक है, भिक्षुणी मतलब भीख मांगने का धर्म चलाए थे। वह आनंद कौन था, तो इसका प्रिय चित्र था बुद्ध का, ठीक है साथियों, बुद्ध का प्रिय शिष्य था, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा था, आनंद बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, ठीक है साथियों, कि मेरा धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था। तो कौन सा धर्म साथियों, तो जो भीख मांगने वाला धर्म था ये 5000 वर्षों तक चलने वाला था, बुद्ध ने आनंद से कहा, ठीक है, बुद्ध ने आनंद से कहा, ठीक है साथियों। परंतु नारियों को विष्णु बनाने के कारण अब यह 500 वर्षों तक ही चलेगा, ठीक है साथियों। देखिए ये मुख्य रूप से क्या कहना चाहते हैं कि यह बुद्ध जो है साथियों आनंद से यह कहना चाहते हैं कि जो हमने धर्म चलाया साथियों भीख मांगने वाला, यह जो है यह जो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, कितने 5000, लेकिन जब यह इन्होंने नारियों को दे दिया तो यह केवल क्या साथियों 500 वर्षों तक ही चलेगा, ऐसा बुद्ध का कहना है, ठीक है। यह आपको लिख देना होगा एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया गया होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है बर्नार्ड शॉ का नारी संबंध में क्या विचार था। तो देखिए बर्नार्ड शॉ क्या विचार था, देखिए यहाँ पर पढ़े लिखा गया है साथियों, बर्नार्ड शॉ ने नारी के अहेरीन माना है और नर को अहेर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है साथियों कि नारी को कहा गया है तो नारी को अहेरीन कहा गया और नर को क्या गया अहेर कहा गया, ठीक है साथियों। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नर को नारी से बचकर रहना चाहिए, ठीक है साथियों। देखिए क्या लिखा है, नर को नारी से बचकर रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या है साथियों इस चैप्टर के अनुसार आपको लिखना होगा नर को नारी से बचकर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है साथियों क्या है, ठीक है साथियों, अगला देखिए प्रश्न क्या है कि गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन क्या है, तो साथियों तो गैंग्रीन आपको याद होगा, गैंग्रीन ये क्या है साथियों एक रोग है, ठीक है। गैंग्रीन एक क्या रोग है, किस चैप्टर में हमने पढ़ा था साथियों, उसने कहा था चैप्टर में पढ़ा था, उसने नहीं कहा था साथियों, उसने में नहीं था पढ़ा था, हमने रोज चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, रोज चैप्टर में पढ़ा था जो अज्ञे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे में होने वाली एक बीमारी है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जब कांटा आपको गड़ जाता है ना तो ये क्या गैंग्रीन रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, गैंग्रीन है। इस बीमारी से कभी कभी हाथ पांव काटने भी पड़ जाते थे, ठीक है साथियों। यह ऐसी बीमारी है कि यदि आपको हो जाती है तो आपको हाथ पैर, भगवान न करे आपको हो, मतलब इस बीमारी के कारण हाथ पैर भी आपको क्या काटने पड़ जाते हैं, ठीक है। इस बीमारी में बड़ा दर्द होता है बाबू, ठीक है। मालती का पति महेश्वर इस बीमारी का इलाज करते 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 नीरस बन गए थे, ठीक है, नीरस हो गया था चाहे नीरस बन गए थे, आपको बता देना है, ठीक है। तो गैंग्रीन क्या है साथियों एक बीमारी जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, इसका इलाज कौन करता था, तो महेश्वर करता था। महेश्वर कौन था, तो मालती का पति, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके पुत्र का नाम क्या था साथियों, तो टीटी था, ठीक है, जो चिड़चिड़ा था, बड़ी रोता था, ठीक है ना, बड़ी रोता था। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है साथियों, तो परिवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो देखिए आपको लिख देना है साथियों कि ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। ये दोनों किसके मार्ग है साथियों, बौद्ध धर्म के मार्ग है। परिवृत्ति मार्गियों के यो
भोग विलास का जीवन का आधार बनाया। ठीक है, मतलब वह जो प्रवृत्ति मार्ग के जो व्यक्ति थे साथियों, वह भोग विलास करते थे। ठीक है, भोग विलास करते थे, नारियों को गले लगाए, जीवन का आनंद प्राप्त किया। ठीक है साथियों, ये नारियों को उनके लिए आनंद की खान थी। मतलब जो प्रवृत्ति मान के लिए साथियों, जो प्रवृत्ति मार्ग थे उनके लिए पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, नारी की क्या थी, तो क्या खुशी की खान थी, आनंद की खान थी। ठीक है, किंतु निवृत्ति मार्ग तो नारियों के छाये से भी भागते थे। ठीक है, मतलब प्रवृत्ति मार्ग में आपको यही याद रखना है कि यह जो नारी के साथ रहते हैं, मतलब नारी के साथ अपने रहते थे। निवृत्ति मार्ग वाला नारी के साथ नहीं रहते, मतलब ये नारी की छाया से भी क्या रहते हैं साथियों, दूर रहते हैं। मुख्य रूप से यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। नारी की पराधीनता कब शुरू, आपको यह बताना है। तो देखिए कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू हो गई। मतलब जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ साथियों, तो उस समय नारी क्या पराधीन हो गई, मतलब दूसरे के अधीन क्या काम करने लगी। यही क्या अर्थ होता है, पराधीन। ठीक है, नारी का क्षेत्र घर के अंदर हो गया। देखिए आजकल भी हमारे यहाँ माताएं बहनें जो नारी होती है घर के अंदर ही काम करती है। ठीक है, और पुरुष बाहर का रहने लगा, और पुरुष मतलब बाहर का काम करने लगा। इसी प्रकार नारी घरों में कैद हो गई। ठीक है, यही बताना है साथियों नारी की पराधीनता में आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्या प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो देखिए वाक शक्ति कहने करते साथियों बोलने वाली शक्ति। अभी हम ना बोलते, हम चुपचाप एकदम रहते, हम आपको केवल इधर से क्या चिन्ह मारते चलते कि हाँ यह है बाबू, यह लिखा गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यही क्या है साथियों वाक शक्ति। यदि हम ना बोलते तो चुपचाप सारी सृष्टि क्या रहती, गूंगी रहती है। ठीक है, सारी सृष्टि गूंगी रहती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हमें गूंग बनकर रहना पड़ता है। ठीक है, अब हम बोलबे नहीं करेंगे तो गूंगे नहीं रहेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है, गूंगे नहीं रहेंगे। और हम दूसरे की बात न सुन सकते थे ना। देखिए दूसरा कोई बोलबे नहीं करेगा तो हम सुनेंगे। ठीक है, अपना दुख सुख नहीं बता सकते दूसरों को। ठीक है साथियों, यह भी ठीक है, अपना दुख सुख किसी को नहीं बता। हम एक दूसरे से सहायता नहीं मांग पाते, हम दूसरे से कुछ बोल ही ना पाते तो सहायता क्या मांग पाते। मानो कि लूंज पुंज कोने में बैठा दिए होते। ठीक है साथियों, तो ऐसी स्थिति बनी होती है। आपको अपने तरफ से हिंदी है साथियों, हिंदी में अपने भाषा में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, हिंदी में अपने भाषा में आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आपको याद रखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक बोलने की कला है। क्या बोलने की अच्छी कला है। यह कहाँ के लोगों में पाई जाती है, यूरोप के लोगों में। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, हर कोई दूसरे व्यक्ति को मन पर चोट पहुंचाए बिना अपनी बात को रखते हैं। मतलब इसमें जो साथियों जो बात बोला जाता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मन में चोट न लगे ऐसा बोला जाता है कि उसको दुख ना होगा। ठीक है, इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। मतलब इस तरह को बात करने को क्या सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। मूलतः पूरी शिष्टा प्रेमता शालीनता आदि के साथ बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन साथियों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या हम लोग कहते हैं, जिसमें किसी का भी मन हाथ नहीं होता है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मुख्य रूप से यही याद रखना है कि यूरोप में जो लोगों की बात करने की कला है वही क्या है साथियों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में साथियों क्या बहुत अच्छी तरीके से बात किया जाता है ताकि जो सामने वाले से हम बात करें उसके हृदय के चोट ना पहुँचे। ठीक है, ये थे इतने प्रश्न, देखते हैं और क्या प्रश्न है। ठीक है नहीं साथियों, इतना ही प्रश्न थे। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर एक प्लीज के दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।